ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। पंजाब में आज तड़के दिल्ली अमृतसर मार्ग पर करीब 40 यात्रियों को ले जा रही एक बस सरहद के निकट भाखड़ा नहर में गिर गई। पानी के तेज बहाव में बस करीब 5 किलोमीटर बह गई। ये बस दिल्ली से लुधियाना जा रही थी। अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और बस को नहर से निकालने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार किसी के बचने की उम्मीद बहुत कम है। कांग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए ने सर्वसम्मति से आंध्र प्रदेश का विभाजन कर अलग तेलंगाना राज्य बनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस कार्यसमिति की कल शाम नई दिल्ली में हुई बैठक में 10 जिलों के 29वें राज्य तेलंगाना के गठन के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 साल तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और प्रस्तावित नए राज्य की संयुक्त राजधानी बना रहेगा। इस अवधि में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की पहचान कर ली जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव दिग्विजय सिंह ने बताया कि नए राज्य के गठन की प्रक्रिया में 4-5 महीने लगेंगे। नए राज्य के गठन से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर विचार के लिए मंत्री समूह गठित करने के बारे में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बीच आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित विभाजन के विरोध में रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों में आज एक दिन का बंद है। उधर पश्चिम बंगाल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने की घोषणा के बाद अपना आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। मोर्चे के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने दार्जिलिंग जिले में कल गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन जीटीए के मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चे के 72 घंटे के बंद का आज तीसरा दिन है। बंद से इस पर्वतीय क्षेत्र में जनजीवन पर विपरीत असर पड़ा है। आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 22 जिलों के 5,945 पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक चलेगा। 22,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बाढ़ से बुरी तरह तबाह उत्तराखंड में पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की आज पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने राज्य के बाढ़ से बर्बाद हुए क्षेत्रों में आपदा राहत उपायों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। सरकार राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के पक्ष में है। पिछले महीने केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि 6 राष्ट्रीय दलों को अप्रत्यक्ष रूप से भारी मात्रा में केंद्र सरकार की ओर से धन प्राप्त होता है। आयोग ने कहा था कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी, सीपीआईएम, सीपीआई और बीएसपी का स्वरूप एक सार्वजनिक प्राधिकरण का है, इसलिए उन्हें जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने चाहिए। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से सुश्री नागपाल के निलंबन के बारे में ब्यौरा मांगने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने और इसे गैर कानूनी तथा अनुचित पाए जाने पर निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। भारत और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के 10 प्रांतों में लघु विकास योजना के तहत 60 परियोजनाओं पर अमल के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अफगानिस्तान के आर्थिक कार्य मंत्री अब्दुल हादी अरगंडीवाल और काबुल में भारतीय राजदूत अमर सिन्हा ने कल इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के निकट सहयोगी भारतीय मूल के ममनून हुसैन को पाकिस्तान का 12वां राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीश वजीहुद्दीन अहमद को भारी मतों से हराया। 73 वर्षीय श्री हुसैन को 9 सितंबर को शपथ दिलाई जाएगी। निवर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का कार्यकाल उससे एक दिन पहले समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।